प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप और कार्यक्षेत्र बताते हुए पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति और आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप और कार्यक्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करना। तुलनात्मक राजनीति को राजनीतिक सिद्धांत जितना पुराना अनुशासन माना जाता है। अरस्तु को व्यापक रूप से तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने दुनिया के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले पहले राजनीतिक वर्गीकरण को प्रदान किया। उन्होंने संविधानों का एक विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन किया। उनके अनुसार इसकी प्रकृति और कार्यक्षेत्र को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1. प्रथम विश्व युद्ध तक पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति। 2. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक तुलनात्मक राजनीति। पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति। पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति को आमतौर पर दायरे में बहुत संकीर्ण माना जाता है। इसमें सिर्फ पश्चिमी दुनिया के संविधानों का अध्ययन शामिल था। इसके पीछे कारण यह था कि जो देश उपनिवेश थे उनकी अपनी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। चूंकि सभी पश्चिमी देश विकास के समान स्तरों पर थे, उनके समाज, जीवन के तरीके, संस्कृति एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं थे। अतः तुलना का आधार बहुत संकीर्ण और सीमित था। अधिकतम तुलना केवल सरकार के रूपों पर ही की जा सकती है। इसलिए पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति राजनीति के अध्ययन के बजाय केवल सरकार के अध्ययन पर केंद्रित थी। चूंकि संविधान और सरकार के रूपों का अध्ययन पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति का फोकस क्षेत्र था, इसलिए जिस पद्धति का उपयोग किया गया वह कानूनी संवैधानिक पद्धति थी। हालांकि पारंपरिक पद्धति कुछ सीमाओं से ग्रस्त थी, जैसे कि यह दायरे में संकीर्ण थी क्योंकि इसमें गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन को शामिल नहीं किया गया था। यह स्थिर था क्योंकि यह केवल संविधानों के अध्ययन पर केंद्रित था, न कि राजनीति के अध्ययन पर। यह अनिवार्य रूप से गैर तुलनात्मक भी था क्योंकि तुलना का एकमात्र बिंदु संविधान था। इसलिए इसे एथनोसेंट्रिक और पैरोचियल कहा जाता था। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। इसके विकास का मुख्य कारण विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और तीसरी दुनिया के देशों का उदय था। यह अब व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण बन गया कि सिद्धांत और व्यवहार, पाठ और संदर्भ के बीच बहुत अंतर था। इसलिए यह महसूस किया गया कि केवल संविधान का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। इन समाजों में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। साथ ही विकासशील क्षेत्रों के अध्ययन की आवश्यकता व्यवहारिक आंदोलनों से मेल खाती है, जिसने आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को संभव बनाया। नए क्षेत्रों के अध्ययन की आवश्यकता ने ही विद्वानों को नए दृष्टिकोणों के लिए नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न प्रकार की आधुनिक तुलनात्मक विधियां हैं, जैसे 1. व्यवस्था दृष्टिकोण। 2. संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। 3. राजनीतिक विकास दृष्टिकोण। 4. राजनीतिक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण। 5. राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण। 6. राजनीतिक समाजशास्त्र दृष्टिकोण। 7. राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.